एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक सही तरीके से आ रही है? यस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और आज का जो हमारा सेशन है दैट इज अगेन सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 2 समझ लीजिए आप इसको, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर लिया था एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी जो हम शुरू कर चुके थे। और उसके सिर्फ और सिर्फ हमने बेसिक थ्योरी देखी थी कि जीपी क्या होता है एंड सम ऑफ जीपी क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज नहीं की थी। लास्ट क्लास में जो कंप्लीट हुआ था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी हमने कंप्लीट किया था एंड अर्थमेटिक मीन कंप्लीट किया था। एपी का समेशन भी हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग जीपी पर चलते हैं। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने जीपी में क्या बताया था? जीपी में ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी कि सम ऑफ जीपी, पहले तो nth टर्म ऑफ जीपी क्या होगा? टी एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस वन। आर क्या था? इट इज अ कॉमन रेशियो। यहां पे nn टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम इंड, लास्ट में से अगर nth टर्म निकालना है तो l विल बी द फर्स्ट टर्म, जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म काउंट करेंगे। l अपॉन r की पावर n माइनस वन हो जाएगा, दैट विल बी द लास्ट। ठीक है। एंड इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमने क्या निकाला था? दैट वाज a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। तो बेटा r अगर वन नहीं है, आर की वैल्यू अगर वन नहीं है तो हम ये वाला सम ऑफ एन टर्म्स बोल रहे हैं। इसमें हमने वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर भी लिखा था, तो वो तो माइनस कॉमन लेकर बराबर आ जाएगा। अगर आर की वैल्यू वन हो गई तो ऑफकोर्स सी बात है कि सारे के सारे टर्म्स इक्वल आएंगे, मतलब ये हुआ कि वो कांस्टेंट सीक्वेंस होगा हमारे पास। तो हर टर्म ए आएगा, एन टाइम्स आएगा, दैट विल बी द एन ए। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होगा? कि भैया सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन वन माइनस आर होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाइड कि जो आर है मेरा वो जीरो और वन के बीच में रहेगा। ठीक है, आर जीरो और वन के बीच में रहेगा। क्लियर है बात यहां तक? ये सारी चीजें लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर की थी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसे कंप्लीट करते हैं, एक दो क्वेश्चंस एंड देन फिर आगे बढ़े। ए पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म of GP R X Y Z respectively, then prove that X की पावर Q minus R, Y की पावर R minus P and Z की पावर P minus Q is equals to 1। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए शुरुआत करते हैं इसको प्रूफ करने की कि कैसे प्रूफ होगा। यस, 11th क्लास एसओएससी शालीमार बाग। ठीक है भाई। तो बेटा यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, जीपी से रिलेटेड है हमारा ये क्वेश्चन। पीएथ टर्म एक्स है। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द पीएथ टर्म। तो क्या मैं इसको ए आर की पावर पी माइनस वन बोल सकता हूं? एक्स पीएथ टर्म है, ठीक है, ओके। वाई हमारा ए आर की पावर क्यू माइनस वन है, क्यूएथ टर्म है। एंड जेड जो है वो हमारा ए आर की पावर आर माइनस वन है। तो एक काम करते हैं, हम आर को ना कैपिटल आर ले लेते हैं, यहाँ पर इनको कैपिटल ए कैपिटल आर कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी वहां पर आर यूज होगा। पी माइनस वन ए आर की पावर क्यू माइनस वन और ए आर की पावर आर माइनस वन, ठीक है, स्मॉल आर माइनस। ये हो गए हमारे पास टर्म्स हो गए। एंड अब देखिए ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई x की पावर q माइनस आर की बात कर रहा है ये, तो x की पावर q माइनस आर। और x की पावर में q माइनस आर कैसे लिखेंगे भाई? तो एक काम करते हैं ना, q माइनस आर, तो ये क्या आ जाएगा? ये बेसिकली x अपॉन y से ही आएगा। अगर अगर q माइनस आर करेंगे तो r की पावर, ओके। चलो इसको भी, वैसे तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली कर देते हो, छोड़ो। हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है x की पावर q माइनस आर, ठीक है जी, y की पावर r माइनस p, ठीक है जी, एंड z की पावर p माइनस q। तो बेटा डायरेक्टली पुट कर दो, आप x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू आपने ये पुट की तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है वो देखो। आपके पास यहाँ आ जाएगा ए आर की पावर, है ना,
ये हमारे पास ऑलरेडी p माइनस वन था, r की पावर p माइनस वन था, इस पूरे की पावर q माइनस r आएगा। एंड यहां पर a r की पावर q माइनस वन है तो r माइनस p आ जाएगा। एंड यहां a r की पावर स्मॉल r माइनस वन है और यहाँ p माइनस q आ जाएगा। अब देखो a की पावर में क्या आया, a की पावर में टोटल यहां सर q माइनस r आया, ये वाली पावर जोड़ दी r माइनस p आया और ये p माइनस q आया। देखो बेटा a की पावर में टोटल जीरो हो चुका है, ठीक है। चलो अब कैपिटल R की बात करते हैं। कैपिटल R में पावर में क्या क्या आ रहा है कि सर ये मल्टीप्लाई होगा, जी भाई बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा। तो पहले तो ये आ रहा होगा पी क्यू माइनस पी आर, एक तो ये आएगा। अच्छा माइनस क्यू प्लस आर भी आएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले में जो आएगा उसे भी जोड़ देते हैं साथ ही साथ में कि सर यहां पर आएगा क्यू आर माइनस क्यू पी, ये आएगा एंड माइनस आर प्लस पी आएगा, प्लस यहां पर भी जोड़ देते हैं तो यह आ जाएगा आर पी माइनस आर क्यू एंड माइनस पी प्लस क्यू। अब आप देखो बेटा आर की पावर में भी टोटल जीरो हो गया एंड ए की पावर में भी जीरो हो गया। देखो क्यू से क्यू कट गया, आर से आर कट गया एंड पी से पी कट गया, तो ए की पावर जीरो लिखा हुआ है। और यहां पे देखेंगे कि भैया पी क्यू, ये रहा पी क्यू, पी क्यू ठीक है। पी आर, वेयर इज पी आर, पी आर यहां पर होगा हमारे पास पी आर, ये रहा टर्म माइनस प्लस। क्यू आर, वेयर इज क्यू आर, क्यू आर ये रहा आर क्यू, ठीक है। बाकी टर्म माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, माइनस पी देयर विल बी द प्लस पी, माइनस आर एंड प्लस आर, सब जीरो हो गया, आर की पावर जीरो हो गया एंड दिस इज इक्वल टू वन। तो बेटा ये क्वेश्चन तो एक रटा हुआ टाइप का क्वेश्चन हो जाता है कि डेफिनेटली दिस विल बी द वन, ठीक है। ये क्या आएगा, ये वन ही आएगा, ये चीज हमें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया कि फाइंड द रेंज, ठीक है, ऑफ लैम्डा, फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सीरीज दिस अप टू इन्फिनिटी हैज अ डेफिनाइट सम। इस सीरीज का जो सम आएगा वो डेफिनाइट आएगा, ये बताइए। तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। बच्चों यहाँ पर अगर मैं कॉमन रेशियो की बात करूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, टू लैम्डा अपॉन थ्री लैम्डा माइनस वन मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन रेशियो होगा। अब अगर ये इनफाइनाइट है तो कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, किसे कॉमन रेशियो दैट आर शुड बी लेस देन वन एंड बिटवीन जीरो, ये होना चाहिए, है ना, तभी ये पॉसिबिलिटी बन पाएगी। यस करेक्ट, कि हाँ जी सर बिल्कुल एकदम सही बात कहा आपने। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिख दूंगा कि टू लैम्डा अपॉन थ्री लैम्डा माइनस वन दिस शुड बी लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो। ये लो भाई, यहां से हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं। इनइक्वालिटी में क्या क्या आ रहा है बच्चों, इनफाइनाइट के लिए ये कंडीशन जरूरी है आर के साथ में। तो मैं कहूंगा कि टू लैम्डा अपॉन थ्री लैम्डा माइनस वन विल बी बिटवीन माइनस वन टू वन, ठीक है। और लैम्डा नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि भाई अगर जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, तो बस जीरो को बचाना है मुझे, बाकी माइनस वन से वन के बीच में रहेगा। अब बेटा इन दोनों इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करो अलग अलग, ठीक है। टू लैम्डा अपॉन थ्री लैम्डा माइनस वन, इसको प्लस वन कर देते हैं, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। एंड लगा हुआ है और नहीं है यहाँ पर, टू लैम्डा अपॉन थ्री लैम्डा माइनस वन लेस देन जीरो, ठीक है। ये चीज हमने लिख दी है इस तरीके से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूं मैं, टू लैम्डा प्लस थ्री लैम्डा देयर विल बी द फाइव लैम्डा माइनस वन, ठीक है, फाइव लैम्डा माइनस वन एंड थ्री लैम्डा माइनस वन दैट इज ग्रेटर देन जीरो एंड, ठीक है। एंड ये वाले में क्या हो जाएगा कि माइनस का थ्री लैम्डा आएगा तो माइनस लैम्डा आएगा एक तो, एंड माइनस वन का प्लस वन हो जाएगा, डिवाइड बाय थ्री लैम्डा माइनस वन, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन जीरो। बेटा यहां से नंबर लाइन पे हम गए, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि सर एक तो वन बाय फाइव आएगा जो कि छोटा होगा ऊपर से, और एक वन बाय थ्री आएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू कम वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी।
अब जब ये वैल्यू आ गई तो मैं क्या बोलूंगा, या प्लस माइनस प्लस, और ये इंटरवल मुझे प्राप्त हो रहा है फॉर द लैम्डा। ठीक है, ये वाला इंटरवल मेरे को मिल रहा है। दूसरा, जब मैं इस वाले पार्ट में जाऊंगा तो यहां से मुझे क्या मिलेगा कि सर लैम्डा माइनस वन अपॉन थ्री लैम्डा माइनस वन, दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा हो जाएगा, एंड वन बाई थ्री आएगा, एंड देयर विल बी द वन, लैम्डा बराबर वन। ठीक है, और यहाँ वन बाई थ्री प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब वन बाई थ्री से छोटा एंड वन से बड़ा, वन बाई थ्री से छोटा एंड वन से बड़ा। तो दोनों का फाइनल आंसर आप क्या निकालोगे, एक बात बताइए कि सर वन बाई थ्री से छोटे में जा रहे हैं तो वन बाई थ्री से छोटे में तो वन बाई फाइव से छोटा वाला इंटरसेक्शन में कॉमन आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से वन बाई फाइव, एक तो ये वाला पार्ट आ जाएगा यूनियन, यूनियन, और इसका वन बाई थ्री से बड़ा है और ये वन से बड़ा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन वन से इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट जीरो कर दोगे क्योंकि जीरो वाला केस हमें नहीं लेना है, लैम्डा बिलोंग्स टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कि लैम्डा की वैल्यू बताइए, तो लैम्डा की वैल्यू किसके, जिसके लिए ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो सीरीज है वो डिफाइन हो जाए। ठीक है, डेफिनाइट सम आए इसका, और डेफिनाइट सम अगर कोई सीरीज अप टू इन्फिनिटी आ रही है तो उसका जो कॉमन रेशियो है दैट शुड बी लेस देन वन। ठीक है, वो मॉड जो ले लिया, जीरो से वन के बीच में हमने ले लिया है। ठीक है, तो कंडीशन जो होती है वो लगा दी हमने और आंसर आ गया, बिना कुछ किए आंसर आ जाता है, बस आप शिद्दत के साथ में कंडीशन लगा दिया करें। ठीक है, ए बी सी डी एंड पी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट, तो भाई यहाँ पे P में एक क्वाड्रेटिक नजर आ रही है मुझे। ठीक है ना, P में मुझे एक क्वाड्रेटिक नजर आ रही है, P स्क्वायर के साथ में ये लिखे हुए हैं, 2P के साथ में ये लिखा हुआ है, एंड कुछ कांस्टेंट टर्म टाइप के ये लिखे हुए हैं। क्यों ना मैं P स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, A स्क्वायर P स्क्वायर, P स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो A स्क्वायर आया, एंड वो जो पीछे लिखा हुआ है ना माइनस का 2PAB, ये ले लिया और यहां से बी स्क्वायर ले ली। लो साहब, एक तो ये चीज मैंने कर दी, प्लस अब मैं बी स्क्वायर के साथ जा रहा हूं, बी स्क्वायर पी स्क्वायर लिया मैंने, एंड माइनस का 2PBC लिया मैंने, एंड प्लस का सी स्क्वायर लिया, एंड द थर्ड वन इज सी स्क्वायर पी स्क्वायर, सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2PCA CD, 2PCD प्लस डी स्क्वायर, 2PCD प्लस डी स्क्वायर लिया मैंने, और ये लिखा है बेटा लेस देन इक्वल्स टू जीरो, इसलिए तो लेस देन इक्वल्स टू जीरो लिखा हुआ है। ओके, हमने कहा कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, हाँ, कि सर ये तो सुंदर सा एक्सप्रेशन आ गया, AP माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है ये, ओ हो, एंड दिस इज BP माइनस सी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज CP माइनस डी का होल स्क्वायर लिखा है, लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अब बेटा आप बताइए कि कोई एक्सप्रेशन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, बट स्क्वायर्स में लिखा हुआ है, स्क्वायर्स में तो लिखने का मतलब है दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव होगी ही नहीं, यस और नो, यस SOST क्या कह रहे हैं 11th क्लास, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ओके बेटा बस मैं लास्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये था लास्ट क्वेश्चन, 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये था क्लियर, देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, एंड ये वाला चल रहा था। तो बेटा इनइक्वलिटी में ये वाली चीज मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू कभी भी लेस देन जीरो तो हो नहीं सकती, तो क्या हो सकती है कि सर एक ही पॉसिबिलिटी है, इट कैन बी जीरो, अगर इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इसके अलावा इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो मैं ये कहूंगा कि AP माइनस बी जीरो हो जाए,
एंड बीपी माइनस सी भी 0 हो जाए एंड सीपी माइनस डी भी 0 हो जाए। लो साहब ये 0 0 0 हो जाए तो यहां से P की वैल्यू क्या आई कि सर दिस इज द B अपॉन A और P की वैल्यू यहां से C अपॉन B इज इक्वल्स टू D अपॉन C। ये लो हैंस प्रूफ, अरे भाई ये रेशियो है, ये तो बराबर आ रहा है ना। हैंस प्रूफ कि A B C D आर इन जीपी, ये किस में रहे होंगे, जीपी में रहे होंगे, यस और नो। A B C D आर इन जीपी, क्लियर, जीपी में रहे होंगे तभी तो ये एक्सप्रेशन बन पा रहा है। ऑलराइट, तो जीपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था हमारा जो कि बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन थी जीपी की, वो यूज कर रहे थे यहाँ पर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी की बात करते हैं। अगेन जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी सीखी थी वैसे ही हम प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी अब यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं कर रहा मैं। जीपी में अगर आप जो सीरीज बनी है जीपी की, आप किसी भी नंबर से पर्टिकुलर नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो या पर्टिकुलर नंबर से उस पूरे में डिवाइड कर दो हर टर्म को, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वो भी जीपी में होता है। रिजल्टिंग सीक्वेंस विल इन जीपी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की बात हो रही, ठीक है ना। ओके, अब प्लस माइनस करने पर नहीं होगा बेटा, प्लस माइनस ये देखो, प्लस माइनस कुछ भी कर दोगे तो वो जीपी में नहीं आएगा। यहाँ पे आते हैं, मेरे पास दो जीपी है, एक A1 A2 A3 A4 AN एंड एक B1 B2 B3 BN, दो जीपी है अलग अलग। अगर मैं दोनों जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं या करस्पॉन्डिंग टर्म्स को डिवाइड कर दूं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो किसमें होगा, वो अगेन जीपी में रहेगा, ठीक है। और अगर मैं दोनों जीपी के टर्म्स को प्लस या माइनस कर रहा हूं, प्लस या माइनस कर रहा हूं तो वो जीपी में नहीं होगा, प्लस या माइनस कर रहा हूं तो वो जीपी में नहीं होगा, ठीक है। इफ A1 A2 A3 आर इन जीपी, अगर A1 A2 A3 जीपी में और सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं तो log A1 log A2 log A3 आर इन एपी। तो जीपी के जो टर्म्स हैं अगर उनको log के अंदर डाल दो दैट सीक्वेंस विल बी इन एपी, वो एपी में आ जाता है सीक्वेंस, ठीक है भाई। एंड कन्वर्स आल्सो ट्रू कि अगर log A log B log C अगर एपी में है तो सिंपल एबीसी जो होंगे वो जीपी में रहेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां पर बात क्लियर होगी। अगर ए बी A1 B1 A2 A3 आर इन एपी, देन अगर एपी में है तो किसी पर्टिकुलर नंबर की अगर पावर में एपी आ जाए तो ये पूरे टर्म्स किस में हो जाते हैं, जीपी में हो जाएंगे ऑफ कोर्स। क्लियर है, तो मेरे हिसाब से यहां तक की कहानी शायद आपको क्लियर होगी होगी। ये 4 पॉइंट मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी से आपको समझाए हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा और। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, जैसे बेटा सीक्वेंस एपी में समेशन था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकंड सेकंड लास्ट टर्म प्लस करने पर बराबर आ रहा था, तो जो एपी का प्लस है जीपी का प्रोडक्ट होता है हमारा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, सेकंड सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा बेटा, बराबर होगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद छठवां पॉइंट, अगर 3 नंबर मुझे जीपी में ऐड करने हैं तो अब ध्यान दो, बिल्कुल एपी को याद रखो। 3 टर्म क्या थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, माइनस वाला डिवाइड होगा जीपी में ए अपॉन आर, ए और प्लस वाला मल्टीप्लाई होगा ए आर, ये लो ए अपॉन आर, ए और ए आर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। 3 टर्म्स जब भी मुझे जीपी में लैट करने होंगे तो मैं इनको लैट करूंगा। 5 टर्म्स लैट करने होंगे कि सर 5 टर्म्स में ना a माइनस 2d था, तो ये लो a अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 5 टर्म्स हमारे पास जीपी में होंगे। एंड 4 टर्म की बात करेंगे तो वहां a माइनस 3d था एंड a माइनस डी, तो a माइनस 3d, तो a अपॉन आर क्यूब, a माइनस डी, a अपॉन आर, a प्लस डी, ए आर, a प्लस 3d, a आर क्यूब के बराबर आ जाएगा।
बिल्कुल मैं रिलेट कर रहा हूं उससे, और आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हो, आपको अलग से एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं। इफ द टर्म्स ऑफ जीपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल, किसी भी जीपी में अगर आप रेगुलर इंटरवल में कोई टर्म्स सेलेक्ट करते हो, तो वो जो सिलेक्टेड टर्म्स हैं वो भी किस में होते हैं, जीपी के अंदर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सपोज आपके पास है 2, 4, 8, 16, 32, 64 है ना, ये आपके पास जीपी। अगर मैं मान लो यहाँ पर कोई 3 टर्म्स ले रहा हूं, देखो ये एक फिक्स इंटरवल पे ले रहा हूँ, 2, 8, 32, तो 2, 8, 32 भी तो किस में हो जाएंगे, 2, 8, 32 ये खुद भी किस में हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे। एक लेकिन एक फिक्स इंटरवल से वो टर्म्स उठाए होने चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। एंड नाउ द लास्ट 8 प्रॉपर्टी क्या कह रही कि अगर एबीसी जीपी में है, तो सही बात है भाई, बी अपॉन ए का जो रेशियो है वो सी अपॉन बी के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आ जाएगा। क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर है? देखिए बताइए फटाफट से, क्या यहां पर ये बात क्लियर है, प्रॉपर्टीज क्लियर है कि ऐसा है तो ये करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये बैठा होना चाहिए कि ऐसी चीज हो रही है तो हम ये करने वाले हैं, ऐसा दिमाग में बिठा लिया करो, ठीक है? तभी हम क्वेश्चंस पर अटैक कर पाएंगे एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन को देखने के बाद। क्वेश्चन पर चलते हैं भाई हम। कुछ प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सवाल हैं, उन सवालों को हम कवर करते हैं बेटा, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive terms of GP is 512। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive terms। तो बेटा एक काम करते हैं, जब 3 consecutive terms की बात करी दी है, तो मैं यहाँ पे 3 टर्म्स ले रहा हूं, ए अपॉन आर, ए और ए आर, ठीक है? मैंने यहां पर इस तरीके से 3 टर्म्स लेट कर लिए, और ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल्स टू 512। 512 ले लिया, तो भाई देखो आर से आर कट गया, तो ए का क्यूब इज इक्वल्स टू 512 आ गया, ठीक है भाई? 512 आ गया यहाँ पर। अब बताइए क्या करेंगे कि 512 कितना होगा, कि सर 2 की पावर 6 है ना, 2 की पावर 6, 7, 8 एंड 9, 2 की पावर 9 विल बी द 512 है ना, 2 की पावर 9 हो जाएगा हमारे पास। यहां पर ये भी हो जाएगा, एक मिनट, 8 की पावर 3 ना, दिस विल बी द 8 की पावर 3 डायरेक्टली। ए इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 आ गया, लो साहब, ए इक्वल्स टू 8 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है वो देखो आप, आगे ये बोल रहे हैं कि इफ 4 इज एडेड टू ईच ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ दीज टर्म्स, 4 ऐड किया है मैंने, किस किस में ऐड किया है बेटा, फर्स्ट और सेकंड में। द 3 टर्म्स नाउ फॉर्म एन एपी। अगर मैं पहले 2 टर्म में +4 कर दूं तो वो किस में बन रहा है, वो एपी में आ रहा है। देन द सम ऑफ ओरिजिनल 3 टर्म्स ऑफ गिवन जीपी इज, तो मुझे बताना है कि वो जीपी के जो तीनों टर्म्स हैं उनका समेशन क्या रहा होगा। तो भाई यहाँ पे जो कह रहा है वो कर दो, क्या दिक्कत है इसमें? तो 4 is added to each of the first and the second, ओके। तो a अपॉन मतलब 8 अपॉन r प्लस 4 एंड 8 प्लस 4, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड में मैंने जोड़ दिया, एंड 8r, ये थर्ड टर्म हमारा एज इट इज, सेकंड ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है ना। और बेटा ये किस में बोल रहा है, ये जीपी में, वो ये किस में आ गया, नाउ दिस इज एन एपी, ये एपी में आ गया। तो एपी में क्या हो जाएगा कि भाई इसका दुगना इनके समीशन के बराबर आएगा, तो 12 का दुगना 12, 24 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन आर प्लस 4 प्लस 8r, ठीक है, प्लस 8r मैंने यहां पर ये इस तरीके से लिख दिया। अब हमारे पास क्या बन रहा है, लेट्स सी कि सर हमारे पास यहाँ पर ना कुछ इस तरीके से बन जाएंगे चीजें। 4 को इधर लाया मैं, तो दैट विल बी 20, और 8 अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास r प्लस 1/r हो जाएगा,
अगर मैं 8 को डिवाइड कर दूं या 4 से ही डिवाइड कर लेते हैं, चलो 4 से 5 टाइम्स एंड 4 से 2 टाइम्स, इट विल बी r प्लस 1/r इज इक्वल्स टू 5/2। क्या मैं 5/2 को 2 प्लस 1/2 लिख सकता हूं? यस, लिख सकते हैं सर। तो r कैन बी 2 और r कैन बी 1/2। r की वैल्यू या तो 1/2 हो सकती है या 2 हो सकती है। तो हमें r पता चल गया, a पता चल गया। तो तीन टर्म्स कौन कौन से होंगे? अगर r को 2 लेते हो तो 8/2, 8 और 16, मतलब 4, 8, 16 हो गया। ये लो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये हो गए हमारे पास तीन टर्म्स हो गए बेटा, ठीक है। 16 और 4 20, 8 28 हो गए। आंसर विल बी 28। ओरिजिनल थ्री टर्म्स का समेशन पूछा था उसने, ओरिजिनल थ्री टर्म्स का समेशन पूछा था उसने। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था कि तीन टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जीपी के, उनका प्रोडक्ट 512 है, तो ए क्यूब बराबर 512, 8 का क्यूब, ए तो डायरेक्टली आए, इसलिए हम स्टैंडर्ड थ्री टर्म्स ये लेट करते। अगर मैं ए आर स्क्वायर लेट करता तो यहां पर ए और आर दोनों बच जाते, मैं डायरेक्टली ए के कंक्लूजन पे नहीं आ पाता। फिर ये जो दूसरी कंडीशन दे रखी है यहां पर भी ए और आर दोनों आते एंड आपस में सॉल्व करना पड़ता है, देन मैं आर को या ए को फाइंड आउट कर पाता। बट ये बहुत आसान तरीका हो जाता है, ठीक है बेटा। तो मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी यहां पर ना। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज 19। ओके, पहले तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं ऑफ जीपी इज 19, समेशन है, थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात हो रही है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। ठीक है भाई, फाइंड एस एन। ओके, तो भाई प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल्स टू 216। ठीक है, तो 216 की बात होगी, आर से आर कट गया तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 216, मतलब 6 का क्यूब। तो बेटा ए की वैल्यू आ चुकी है 6। अब द सम ऑफ फर्स्ट थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज 19, सम 19 है, तो मैं ये कहूंगा कि 6 अपॉन आर प्लस 6 आर, तो कितना दे रखा है इसने? 19 गिवन किया है, 19 गिवन किया है, तो 6 को इधर ले जाओ और 6 टाइम्स आर प्लस 1/r हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 13। तो आर प्लस 1/r इज इक्वल्स टू कितना बनेगा कि सर इट विल बी 13/6। ठीक है, ये कितना बन रहा है बेटा? 13/6। एंड इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 प्लस 3/2। क्या बोलते हो भाई? देखो यस, 2/3 और उसका रेसिप्रोकल 4 प्लस 9 दैट विल बी 13 ना। हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम बढ़िया हो गया ये तो क्या मैं डायरेक्टली कंपेयर कर, देखो बेटा इसमें ना आप क्वाड्रेटिक भी बना सकते हो, 6 को इधर लाओगे, आर को भेजो, दिस विल बी लाइक क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के फैक्टर भी आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ना थोड़ा शॉर्टली इसको डायरेक्टली कंपेयर करके निकाल रहा हूँ। आर की वैल्यू या तो 2/3 रही होगी या फिर 3/2 रही होगी, है ना। आर की वैल्यू दोनों में से कुछ भी होगी। फाइंड एस एन, तो बोल रहा है कि भैया एस एन फाइंड आउट करो। ऑल्सो कम्यूट एस इनफिनिटी इफ इट एग्जिस्ट। तो मैं एक काम करता हूं 2/3 ही ले लेता हूं, है ना। 2/3 क्यों? क्योंकि 2/3 लेने पर ना जो एस एन है, एस एन फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। एस एन और एस इनफिनिटी भी 1 से छोटे के लिए फाइंड आउट कर पाऊंगा, तो आर इसको यूज कर लूंगा। ठीक है, एस एन हालांकि दोनों के लिए अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है, तो मैं यहां बस ये लिख रहा हूं इफ आर इक्वल्स टू 2/3, तो मेरा एस एन क्या होगा? व्हाट इज द एस एन? कि सर दैट विल बी द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा बेटा? कि फर्स्ट टर्म तो a अपॉन आर आएगा, नॉट a, ध्यान रखना, है ना। योर फर्स्ट टर्म विल बी दिस, क्योंकि आपने नंबर ही इस तरीके से लेट किए हुए थे। फर्स्ट टर्म ये आए, a मतलब 6 अपॉन r की वैल्यू 2/3, तो ये यहां से 3 टाइम्स कटेगा, 3 3 9 हो जाएगा, दैट विल बी द 9। तो ये आ जाएगा a टाइम्स 1 माइनस r की पावर n। r क्या है? 2/3 की पावर n
डिवाइड बाय 1 माइनस 2 बाई, डिवाइड बाय 1 माइनस 2 बाई 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 9 टाइम्स। यहाँ पे अरेंजमेंट अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर n इनटू 3 माइनस 2 मतलब 1 बाय 3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी, देयर विल बी द एसएन। और आप यहाँ पे अगर 3 को लिखना भी चाहते हो तो ऐसे लिख दो, ऊपर 3 की पावर 3 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 हो जाएगा तो 3 की पावर 3 माइनस n आ जाएगा, और ब्रैकेट में 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n, देयर विल बी द आंसर। ठीक है, एस एन आ जाएगा। अब बात करते हैं एस इनफिनिटी की। व्हाट इज द एस इनफिनिटी? सर एस इनफिनिटी इज a अपॉन 1 माइनस r, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू है 9, तो 9 अपॉन 1 माइनस 2 बाई 3, एंड 2 बाई 3 माइनस 2 27 आ गया। ठीक है भाई, 27 विल बी द आंसर एस इनफिनिटी। ओके, बताइए किसी को भी कोई समस्या यहाँ पर, कुछ लग रहा हो कोई पॉइंट कि सर ऐसा क्यों करा, क्यों हुआ? ठीक है, आपने कर दिया, हम क्या सोचेंगे, ऐसा पॉइंट अगर किसी को लग रहा है तो बता दीजिए। हाँ जी, क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से बेटा। अब जीपी में देखो, जीपी से ना कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाते हैं। हालांकि ये जो मैं क्वेश्चंस अब ले रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस हमने 9th क्लास में भी बिना जीपी के भी किए हैं बेटा। ठीक है, बिना जीपी के भी किए हैं, बट वो क्या है देखते हैं। देखो हमने बचपन में ये सॉल्व किया था, हाँ ये सॉल्व किया था कि 0.423 की ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 232323232323 रिपीट हो रहा है ना, 2323 रिपीट हो रहा है। तो अब वो ये कहेगा कि बताओ भाई इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखो, रैशनल फॉर्म में लिखो। अब यहाँ जीपी का इस्तेमाल करके भी भाई आप इसको लिख सकते हो, तो कैसे लिख सकते हो, चलो इसको देखते बेटा। ये जो एस इक्वल्स टू लिखते अपन, ठीक है ना, 0.4, ठीक है ना, 0.4 23232323 टाइप का लिखा हुआ। अब क्या मैं इसको 0.4 अलग कर दूं, प्लस 0.023 अलग कर दूं, 0.00023 अलग कर दूं, है ना, फिर 0 पॉइंट, अब कितना हो गया, 3 2 5, 1 2 3 4 5 2 3। देखो क्या ये बात सभी को हजम हुई? यस बच्चों, देखो कि हाँ सर 0.4 जो था उसे पहले अलग किया, 2 3 के पेयर इस तरीके से आते जाएंगे। ऑलराइट, ये तो बहुत आसान है सर, बढ़िया है, सुंदर वाला पार्ट है ये तो। अब मैंने क्या करा इसमें कि पहला वाला था दैट विल बी 4/10, ठीक है, ओके। लेकिन यहां से देखो, दिस विल बी 23/10 का क्यूब, डायरेक्टली 10 के क्यूब से शुरू होगा, अपॉन में 10 का क्यूब होगा, तभी तो 0.023 आया होगा। हाँ सर, यहाँ पे 23/10 की पावर 5 आया, पॉइंट के बाद 5 नंबर है, प्लस 23 अपॉन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7 आया। अब बताओ कि क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर हुई है ना, कितने आसान तरीके से हमने इस बात को लिख दिया है। 4/10 हमारा है ही है, पहले इसको अलग करते हैं। क्या बेटा ये जो लिखा है इसमें 23/10 का क्यूब मैं डायरेक्टली कॉमन ले सकता हूं? कि हाँ सर बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन आपके पास 1/1 पहला आएगा, 1/10 स्क्वायर दूसरा आएगा, 1/10 की पावर 4 तीसरा आएगा, और ये सीरीज अप टू इन्फिनिटी जा रही होगी। और आगे जब मैं सॉल्व कर रहा हूं कि 4/10 प्लस 23/10 का क्यूब इनटू
तो ये इसका आंसर क्या आएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। a की वैल्यू तो 1 है, 1 माइनस आर, आर कितना है 1/100 इज आर, तो 1 अपॉन tan स्क्वायर इज आर। ये लो भाई, ठीक है, ये समेशन लगा दिया तो tan स्क्वायर ऊपर जाएगा घूम के और नीचे नीचे 100 माइनस 1 999 आ जाएगा। तो 4/10 प्लस 23 इंटू ऊपर tan स्क्वायर गया, नीचे tan क्यूब है तो 1 आ जाएगा, नीचे एक 10 बचेगा एंड देयर विल बी द 100 माइनस 1, अच्छा 99 आएगा, ठीक है ना, देयर विल बी द 99। इस तरीके से हमने इस पार्ट को यहां पर सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप एलसीएम लेके आराम से 1/10 बाहर निकाल लो, एलसीएम ले लो और जोड़ दो तो आपके पास एक रैशनल नंबर प्राप्त हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बताओ। जब भी ऐसा ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन आता है, आप उसको ऐसे अलग 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 करके लिख लो, फिर उसको डिवाइड बाई 10 के टर्म्स में ऐसे लिख लो और यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी यूज हो जाता है, ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी की हेल्प लेकर आप इसे कर सकते हो। उसके बाद करते हैं भाई कि सम ऑफ फाइंड दी सम एस 9 प्लस 99 999 999 एन टाइम्स, ये एन टाइम्स, ठीक है। अब भाई एन टर्म पूछेगा, इसमें इन्फिनिटी नहीं जाएगा, इसमें इन्फिनिटी नहीं जाएगा, बिकॉज इसमें इन्फिनिटी जाएगा तो जो भी जीपी वगैरह तो मेरे को कुछ दिख नहीं रही है, लेकिन नंबर बड़ा ही होता जा रहा है, तो इनफानाइट पे तो ये इनफानाइट हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो चलिए भाई बी वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट को अब बेटा देखो उन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने आंसर में क्या ले रखा है, 99 लिया हुआ है, 99 लिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, s इज इक्वल टू 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस और लास्ट में 99999 अप टू 999 है, मतलब ये n टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है। तो अब बस इतना सा बताना है आपने, क्या मैं पहले वाले 9 को 10 माइनस 1 लिख सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं दूसरे वाले 99 को 10 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हो आप। क्या तीसरे वाले को 10 का क्यूब माइनस 1 लिख सकता हूं, यस सर। क्या लास्ट वाले को 10 की पावर n माइनस 1 लिख सकता हूं, ओ हो गजब, खत्म सवाल, एक ही बार में खत्म, 1 1 1 1 1 खुद n हो जाएगा और यहां पर एक सीरीज बन जाएगी जो कि आएगी 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब से लेकर 10 की पावर n, ये एक सीरीज आ जाएगी जो कि जीपी है और 1 1 1 n बार आएगा, तो मैंने n टाइम्स लिख दिया 1 को। अब बेटा यहां पर अगर आप देखें सम ऑफ n टर्म्स कर दो फटाफट से, तो a पहले आएगा, अब 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, यह आ गया मेरे पास एंड माइनस n, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, सिंपल, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10 की पावर n प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पर माइनस 10 हो रहा है, माइनस का 9n हो रहा है एंड डिवाइड बाई 9, दिस इज फॉर्मूला फॉर एस। अब आप कहोगे कि सर मान लो 9 की जगह कुछ और हुआ तब थोड़ी कर पाएंगे ऐसे, सवाल ये है कि 9 की जगह सर कोई और हुआ, आपने तो बोल दिया कि 9 वाले कर लेंगे, चलो 5 5 हुआ, सपोज 5 5 हुआ ना, यहाँ पे एक और अल्टरनेटिव बता देता हूँ, और देखो मान लो सपोज तुम्हारे पास 5 प्लस 5 5 5 5 5 ऐसे हुआ, फिर क्या करोगे, तो बेटा आपने कुछ नहीं करना, 5 कॉमन लेना है और 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो ये 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस ऐसा बन जाएगा, खत्म। और इसको सॉल्व करना तो तुम्हें आता है, चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि 9 प्लस 99 प्लस 999 उसको ऐसे ऐड किया जाता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है जी। बताइए क्या मेरी बात सारे लोगों को क्लियर है यहाँ पर, यस और नो, है ना, तो ये चीज ऐसे हो जाएगी, 7 होगा तो 7 बाहर आएगा, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और ये इजीली हम कर लेंगे।
इसके बाद एक और कि सर पॉइंट में आ गया, सपोज है ना, देयर इज 0.9 0.99 0.99999 ऐसा आ गया, तो कैसे करेंगे? चलो भाई सी वाले को भी देखते हैं। सी वाले में है s इज इक्वल्स टू 0.9 0.99 0.999 है ना, ऐसे चल रहा है बेटा अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो अप टू n टर्म्स अगर ऐसा चल रहा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको इसको लिख सकता हूँ 9/10, पहले ही लिख दिया जाएगा ना 9/10, है ना, कि हाँ सर 9/10 प्लस ये वाला पार्ट आएगा 99/10 का स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके ओके, फिर अगला आ जाएगा 999/10 का क्यूब, से इसी तरीके से हमारे पास लिखा होगा, ठीक है जी। अब अगर मैं आगे और चलूं तो 9/10 को मैं 1 - 1/10 लिख सकता हूं, ये लो खत्म। 99 वाले को मैं 1 - 1/10 का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्यूब 10 की पावर 3 वाले को 1 - 1/10 का क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है जी। और यहां पर 1 - 1/10 की पावर n लिख दूंगा, खत्म बात। तो ये तो फिर से क्या बन गया कि सर फिर से ना अब की बार n आगे आ जाएगा, n आगे आ जाएगा माइनस, दूसरी सीरीज बनेगी 1/10, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का क्यूब, से लेकर 1/10 की पावर, या खत्म हुई बात, सही है, ऑल राइट। तो अब यहां से s इज इक्वल्स टू n माइनस, इसको जोड़ दो फटाफट से कि भाई अगर मैं इस पूरे को जोड़ता हूं तो क्या बनेगा। तो यहां पर आ जाएगा n टर्म वाला जीपी, तो पहला टर्म तो 1/10 आएगा, 1 - 1/10 की पावर n है ना, 1/10 की पावर n, n टर्म्स है ना, 1/10 जी r है, 1 - 1/10, ठीक है। तो ये आ गया n माइनस, देखो 10 से 10 कट जाएगा, 9 बचेगा, तो ऊपर आ रहा है 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n इंटू 9, ये लो भाई खत्म बात, इतना सा बच रहा है। आंसर इज s बराबर दिस। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है तो। अगर बेटा यहाँ पर 0.7 आ गए, मान लो यहाँ पर है ना, और देखो मान लो s इक्वल्स टू 0.7 0.77 0.777 ऐसे आ गए, तो आप क्या करेंगे, 7 बाहर लेंगे, 9 को अंदर करेंगे, तो ये 0.9 0.99 बन जाएगा, 0.999 बन जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे क्या करना, हमें हर बार घुमा फिरा के उसको 9 के टर्म्स में लाना है, तभी आप ये वाला पॉइंट में ये वाला फंडा लगा सकते हो 9 के लिए, और सिंपल वाला जो बिना पॉइंट का था उसमें पीछे वाला जो सवाल मैंने किया था वैसे कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहां तक मेरे हिसाब से सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम इनको अरेंज कर रहे हैं, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारे जीपी के क्वेश्चंस थे, और एक दो क्वेश्चंस अभी हम कर लेते हैं पहले तो। ओके, ये नाउ A1 पॉजिटिव है, तो सारे टर्म्स को इन्होंने पॉजिटिव ले रखा है आर इन जीपी, सच दैट A2 प्लस A4 बराबर 2A3 प्लस 1 इन्होंने दिया है, एंड 3A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 2A4 यहां पर ये भी बोल दिया है, और बोला है कि A2 प्लस A4 प्लस 2A5 की वैल्यू बताओ। जेई मेंस का क्वेश्चन है, अब आप अंदाजा लगा सकते हो बच्चों कितना आसान सा सवाल है ये, है ना। हमें लगता है कि जेई में बहुत भारी सवाल आता है ना, कुछ नहीं, जो लिखा हुआ है आप उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर कि भाई A2, नाउ व्हाट इज द A2, है ना, A2 है क्या बेसिकली, कि सर A2 विल बी A1 इंटू आर, है ना, A2 क्या होगा, ये होगा, प्लस A4 विल बी AR क्यूब होगा, इज इक्वल्स टू 2A1R3 की बात कर रहा था, स्क्वायर होगा, प्लस 1,
प्लस 1। ये लो भाई, ये एक्सप्रेशन रहा होगा, है ना। ये वाली चीज हमारे पास इस तरीके से रही होगी। अच्छा, अब बात करते हैं यहां से थोड़ा सा, इस एक्सप्रेशन को भी यूज कर लेते हैं। 3a2 3ar हो गया, प्लस a1r² हो जाएगा a3 की जगह, 2 टाइम्स a1r³ हो जाएगा। तो बेटा यहाँ a1 तो कट गया इसमें, हाँ जी सर बिल्कुल, a1 कट चुका है हमारे पास। तो यहाँ पर आ क्या रहा है कि यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, अच्छा a1 भी कट गया और एक r भी कट जाएगा, ठीक है। तो r भी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा देखते हैं। अच्छा, वॉल्यूम मतलब आवाज में डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा आप लोगों को? आवाज में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? आवाज क्लियर आ रही है क्या आप लोगों को? क्योंकि यहाँ बाहर थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, लाइक कोई काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, शायद उसकी आवाज तो नहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही है आप लोगों को? कंफर्म कर दो प्लीज एक बार। हाँ जी, एक बार कंफर्म कर दें प्लीज। हाँ अभी ठीक होगी शायद आवाज। राइट, यहां पर मैंने क्या किया बेटा, a1r कॉमन ले लिया, और a1r अगर मैं कट कर देता हूं तो 3 + r बचेगा मेरे पास, एंड दिस विल बी 2r²। तो यहां से आ गया 2r² माइनस r माइनस 3 बराबर 0। तो बेटा यहां से 2r² माइनस 3r प्लस 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। तो यहां से आ गया 2r माइनस 3 एक ब्रैकेट में आएगा, एंड r प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में आएगा, इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू एक तो 3/2 आ रही है, और r की वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। एक -1 आ रही है और एक 3/2 आ रही है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर a1 पॉजिटिव की बात की है इसने, है ना। अगर मैं -1 इसमें डाल दूं फर्स्ट वाली इक्वेशन में, आप देखें अगर मैं -1 इसमें डाल दूंगा तो आई थिंक यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। a1 मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास आ रहा है r प्लस r³ माइनस 2r² ना, इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं r की वैल्यू यहाँ -1 डालूंगा तो दिस विल बी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो r बराबर -1 तो नहीं ले रहा मैं, बात करता हूं मैं 3/2 की, तो 3/2 पुट कर दूंगा यहाँ पे ना, a की वैल्यू निकालने के लिए, a1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं पुट कर रहा हूँ। a1 r की वैल्यू है 3/2 प्लस 27/8 माइनस 2 इंटू 9/4, 9/4 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से a की वैल्यू देखो बेटा क्या बन चुकी है आपके पास, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम विल बी 8, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, प्लस 27 है ही है, माइनस 4 दूनी 8, 2 बचा, 9 चौके 36, 36 आ गया। a1 इज इक्वल्स टू 1। तो a1 की वैल्यू कितनी आई देखें जरा, 27, 28, 29। यहाँ पर आई थिंक 7 और 2 9, और 2 और 1 3, 39 माइनस 36 मतलब 3, 3/8 आया, 3/8 आया, सो दिस विल बी 8/3। a1 की वैल्यू 8/3 हो गई है, और ये वैल्यू इस तरीके से हमारे पास आ गई है, ठीक है जी। तो अब मुझे a2 प्लस a4 प्लस 2a5 निकालना था। चलो भाई a2 प्लस a4 प्लस 2a5 ये निकालना था, ठीक है। तो कहीं से ये पूरा पैटर्न मिल सकता है मुझे? आई थिंक नहीं, मतलब बस ये मिल सकता है कि पहले दो का पैटर्न ये आपको डायरेक्टली मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं मिल सकता। तो उसको तो यूज कर ही लेते हैं। इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, a2 प्लस a4 की जगह कि सर वो आ जाएगा 2a3 प्लस 1 प्लस 2a5। तो 1 को अलग कर दो, 2 अलग कर दो, a3 प्लस a5 आ जाएगा, है ना। और आगे सॉल्व किया, 1 प्लस 2 टाइम्स a3 को क्या लिखोगे, ar², और यहाँ ar की पावर 4, ठीक है। a1 की बात कर रहे हैं जो कि 8/3 है, एंड r² विल बी द 9/4। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी बेटा, देखो
क्या क्या वैल्यू पुट की, 1+2 टाइम्स, ठीक है। A1 की वैल्यू A1 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 8/3। तो एक काम करते हैं, A1 को दोनों में से बाहर ही ले लेते हैं ना, 2 × 8/3 बाहर ही ले लिया मैंने। नाउ R² प्लस R की पावर 4, R² मतलब 9/4 एंड पावर 4 करेंगे तो 81/16 आ जाएगा। तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो दैट विल बी 16, तो 36 + 81 आ जाएगा। तो यहां से क्या बन रहा है बेटा, 1 + 16/3 इंटू 6 और 1 7 आ रहा है, 8 9 10 11 117/16 बन रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या देख पा रहा हूं, 16 कट जाएगा, 1 + 3 से डिवाइड करो, 3 3 9, 9 10 11 27, 9 times, so this will be the 40, answer will be 40, 39 + 1 40। हाँ जी भाई, ओके ओके ओके। SOSC शालीमार, साउंड क्लियर है, इंक्रीज द वॉइस, ओके। अच्छा, आवाज कम आ रही है क्या? ठीक है भाई, आवाज बढ़ा देते हैं अपन, मुझे अपनी ऑडियो बढ़ानी पड़ेगी। ओके, ऑल राइट, क्लियर है क्या बात सभी लोगों को यहाँ पर? चले फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जेई मेंस ने पूछा था 2022 में। ये कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस 2-3 इक्वेशंस दे दिए उन्होंने और उतने में ही सवाल में जो अननोन था वो पूछ लिया, ठीक है बेटा। तो ऐसे सवाल आते रहेंगे। अब देखिए 2022 में एक और सवाल आया जेई मेंस के अंदर, और कितना आसान सवाल था, इसे समझते हैं। इन्होंने कहा कि if x equals to summation of n बराबर 0 to infinity a की पावर n, ऐसे ही y को बोला कि n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी b की पावर n एंड z डिफाइन कर दिया। अरे ये तो बहुत आसान है। क्या मैं x को ऐसे लिख सकता हूं, यार देखो n बराबर 0 ले रहे हो तो a की पावर 0 पहला टर्म 1 आएगा, फिर a की पावर 1 आएगा, फिर a की पावर 2 आएगा, से लेकर a की पावर n आएगा, मतलब अप टू इन्फिनिटी आ रहा है ना, अप टू इन्फिनिटी आ रहा है, डॉट डॉट डॉट। तो ये तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हो गया। तो a/1 माइनस आर, लो भाई 1/1 माइनस a कर दिया मैंने। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आएगी, 1/1 माइनस b आएगी। एंड सिमिलरली z की वैल्यू क्या आएगी, 1/1 माइनस c आएगी, ठीक है। तो मेरे पास एक्स वाई जेड तीनों के तीनों आ गए यहां पर। और एबीसी किस में बेटा, एबीसी एपी में, एबीसी किस में है, एपी में। क्या मैं ऐसे बोल दूं अब इसने जो लिख रखा है ना उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। ओके, क्या एक्स वाई जेड आर इन जीपी होंगे, नहीं भाई, ये तो जीपी का तो कोई कारण ही नहीं दिख रहा है ना। एक्स वाई जेड कैन बी इन एचपी, एबीसी अगर एपी में है, एबीसी एपी में है तो माइनस 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 भी एपी में होगा, 1 1 1 जोड़ देंगे तो एपी में होगा, रेसिप्रोकल एचपी में होगा। तो एक्स वाई जेड जो है वो एचपी में तो दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन बट ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है भाई। तो एक्स वाई जेड एपी में नहीं है, एक्स वाई जेड जीपी में नहीं है, फर्स्ट दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए भाई। लेकिन 1/x 1/y पे चलते हैं, तो 1/x क्या होगा सर, 1/x इज 1 माइनस ए, 1/y क्या होगा 1 माइनस बी, एंड 1/z क्या होगा 1 माइनस सी। और ये तो एपी में बेटा, देखो अगर एबीसी एपी में है तो माइनस टाइम्स भी एपी में होंगे, 1 जोड़ने पर भी एपी में होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1/x 1/y 1/z जो है वो एपी में रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। यस क्लियर है ना, दिस विल बी इन एपी। अच्छा, क्या ये डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है क्या, वैसे तो सी ही करेक्ट हो रहा है हमारा, जेई मेंस का क्वेश्चन है तो एक ही करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप देखो तो डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं। हाँ नहीं, करेक्ट नहीं हो रहा, गलत हो गया। यहाँ 3 अगर आ जाता तो सही हो जाता, यहाँ पे 3 आ जाता तो तीनों को जोड़ने पर 1 + 1 + 1 3 माइनस a + b + c हो जाता, ये हो सकता था, बट अभी करेक्ट नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन विल बी द ओनली द करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑल राइट, मेरे हिसाब से सारे बच्चों को बात क्लियर होगी यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये जीपी के क्वेश्चन चल रहे हैं,
बस जीपी का एक और सवाल करते हैं, बहुत ही शानदार सा, मतलब अल्टीमेट क्वेश्चन, और इतना आसान था, बस इसको देखकर ना बहुत सा भारी सा लग रहा था, बहुत भारी सा क्वेश्चन लग रहा था। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि लेट द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ओके, हुज फर्स्ट टर्म इज ए, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, एंड द कॉमन रेशियो इज आर बी 5। ठीक है भाई, लेट द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जिसका पहला टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो आपके पास 5 आ गया। लेट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स बी 98 अपॉन 25। ठीक है भाई, ये भी दे दिया इसने, है ना, फर्स्ट 5 टर्म्स का समेशन दे दिया। देन द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ एन एपी बताओ, फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ एन एपी बताओ, whose first term is 10 AR। कहने का मतलब वो जो पहले दो इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, वहां से तुम्हें ए निकालना है और आर निकालना है। तो दो इक्वेशन मिल जाएगा ना, ए और आर, तो ए और आर मिल जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उस एपी का फर्स्ट टर्म बन जाएगा। एंड nth टर्म इज an। ठीक है भाई, nth टर्म तो an ही होता है। एंड दी कॉमन डिफरेंस इज 10 AR स्क्वायर, है ना, कॉमन डिफरेंस इज 10 AR स्क्वायर। ए और आर दोनों वहां से मिल जाएंगे तो 10 AR स्क्वायर, तो मतलब कॉमन डिफरेंस मिल गया, और मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया, तो फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो मैं आराम से nn टर्म निकाल सकता हूं, और सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स भी निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ n। बढ़िया सवाल है ना, अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है सर, आसान तो है, लेकिन थोड़ा लेंथी जाएगा। ए और आर पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर हम एपी के लिए उसको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तैयार कर लेंगे, एंड देन 21 टर्म्स का समेशन निकाल देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं निकाला, ऊपर की जो चीजें कुछ भी नहीं निकाला। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर डाली, ऑप्शन पे नजर डाली, ऑप्शंस मुझे ये कह रहे हैं कि भाई कोई वैल्यू तो पूछी नहीं है उसने पर्टिकुलर, अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पूछी होती तो शायद मुझे वैल्यू निकालनी ही पड़ती ए और आर की, तभी तो आंसर। लेकिन उसने ना A11 A21 A12 A16 ऐसा पूछा। तो एक बात बताओ एस एन ऑफ ए पी होता क्या है, दिस इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सिंपल ये होता है कि नहीं है, कि हाँ जी सर बिल्कुल यही तो होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। अब एक काम करूं, 21 डाल देता हूं, S21 डाल दिया, 21/2 2a प्लस देयर विल बी 20d, ये कितना आएगा 20d आएगा। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं 21 टाइम्स क्या आएगा बेटा, a प्लस 10d आएगा, a प्लस 10d। अच्छा ये तो अपन ने यार 10th क्लास का बच्चा भी जानता है कि एपी के अंदर a प्लस 10d क्या है, कौन से नंबर का टर्म, कि सर ये तो 11वें नंबर का टर्म लग रहा है ना, A11, 11-1 लिखोगे ना भाई, दिस इज द A11, कि सर ये 21 टाइम्स A11 लिखा है, और आप क्या देख पा रहे हो कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जेई मेंस ने आपका टाइम खराब करने के लिए ये दिया था, कि जो बच्चा ज्यादा होशियारी वाला दिमाग नहीं लगाएगा वो यहाँ अपना टाइम किल करेगा, वो अपना यहाँ टाइम किल करेगा, और इसको पढ़ने के बाद जो ढंग से दिमाग लगा देगा ऑप्शन को देखते हुए कि एस एन का फॉर्मूला ये है, 2 कॉमन ले लो, ए एन के टर्म्स में आ गया एस एन, और ए एन के टर्म्स में आ गया, ना ए निकालना पड़ा ना डी, ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो सब बेकार है, फॉल्स, पूरी इंफॉर्मेशन गलत है, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ जी क्लियर है बात, बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से हम लोग। हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन वैसे देख सकते हैं, ये वाला, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जीपी इज,
ये दिया हुआ है पहले 4 टर्म्स का समेशन एंड द सम ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स इज, sum of their respective reciprocals is this. If the product of first 3 terms of an GP is 1 and the third term is alpha, then 2 alpha is okay. आसान सा है वैसे, जो कह रहा है वो कर दो, जो ये कह रहा है वो सारी चीजें कर दो। तो मैं कह रहा हूं कि सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स है ना, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ले रहे हो अगर आप, 4 टर्म्स मैंने क्या बोला था कि a अपॉन आर क्यूब प्लस a अपॉन आर प्लस ए आर प्लस ए आर क्यूब, है ना, ये सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जीपी ले लिए और इन दोनों के बीच में मैंने 2r का गैप लिया हुआ है। ठीक है भाई, 2r का रेशियो है, नहीं आर स्क्वायर है, रेशियो इज आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 65/12। क्लियर है बेटा, 65/12 एंड सम ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल्स का सम बोल रखा है उसने। तो रेसिप्रोकल का सम क्या आएगा जरा बताइए, जैसे रेसिप्रोकल का सम आएगा आर क्यूब अपॉन ए, आर अपॉन ए, 1 अपॉन ए आर, 1 अपॉन ए आर क्यूब एंड दिस इज इक्वल्स टू 65/18। 65/18 क्या मैं इस पूरे में से वैसे ए कॉमन ले लूं, ऊपर वाले में से भी ए कॉमन ले लो, इसमें से भी ए कॉमन ले लो। तो अगर आप ए कॉमन लेते हो तो ए कॉमन लेते हो तो आपको 1 अपॉन आर क्यूब प्लस 1 अपॉन आर प्लस आर क्यूब नजर आ रहा है, 65/12। अगर आप यहां से ए कॉमन लेते हो तो यहाँ पर आर क्यूब प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर क्यूब नजर आ रहा है, 65/18। डिवाइड कर दें दोनों इक्वेशंस को, कि हाँ सर दोनों इक्वेशंस को ना डिवाइड कर, जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हो तो ये पूरा ब्रैकेट उड़ गया, 65 से 65 उड़ गया, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 18/12। सही है, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 18/12। तो यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं कि 6 से 3 बार और 2 बार, दिस इज इक्वल टू 3/2। नाउ ए स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 3/2, ये मुझे प्राप्त हो गया। ठीक है भाई, ये मुझे प्राप्त हो गया। आगे बोल रहे हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 1, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स a upon r cube a upon r into ar, this is equals to 1 बोला है उसने। तो भाई अगर ये वाली चीज बोली है तो r से r तो एक कट गया और ऊपर आ गया a क्यूब अपॉन r क्यूब, यही बचा, a क्यूब अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि a और r बराबर होंगे, a और r क्या हो जाएंगे यहाँ पर बराबर होना पड़ेगा, मतलब a क्यूब, या फिर ऐसे ले लेते हैं अपन कि 1 आ रहा है तो a अपॉन आर इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू आर। तो ए स्क्वायर हमें पता चली गया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर ये आ जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन कि ए और आर बराबर आ गए तो अल्फा क्या है, अल्फा इज, नाउ व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू ए आर, थर्ड टर्म इज अल्फा एंड थर्ड टर्म इज ए आर, ये रहा, और ए और आर बराबर है, सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर है तो दिस इज इक्वल टू 3/2। तो नाउ व्हाट इज द 2 अल्फा, 2 अल्फा इज 3, तो नाउ व्हाट इज द 2 अल्फा, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 3। देखो भाई जेई मेंस 2021 का सवाल है एंड 2021 का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो रहा है एंड कितना आसान तरीका था। देखो जो ये कह रहा था वो मैंने कर दिया, लेकिन हाँ दिमाग में एक चीज अलग चल रही थी कि यार 2 इक्वेशन आ गई है ना, 2 वेरिएबल है तो मुझे एक वेरिएबल को उड़ाना है। जो मुझे साफ दिख गया था कि ये एक्सप्रेशन ए हटाऊंगा, इसमें से ए हटाऊंगा तो कॉमन हो जाएगा और डिवाइड करने पर वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, क्योंकि हमने जीपी के कुछ क्वेश्चंस इसलिए अटेम्प्ट किए कि कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ पाए कि फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन को याद,
अर्थमेटिक मीन में क्या हुआ था कि सर ए और बी के बीच एक नंबर डाला था वहां ए, और मैं ये कह रहा हूं कि ये यहां पर हमने ना ए और बी के बीच में जी डाल दिया, और मैं ये बोल रहा हूं कि दिस इज इन जीपी। जीपी में क्या होगा बेटा कि जी अपॉन ए बराबर होगा बी अपॉन जी के। तो जी से जी मल्टीप्लाई करोगे तो जी स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा, जी स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा, जी स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा, जी स्क्वायर बराबर ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी क्या होगा, अंडर रूट ए बी। ठीक है भाई, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, तो ए और बी दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, ए बी पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन जब हम लिखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन हमारा अंडर रूट ए बी हो जाएगा, सिंपल सा पॉइंट। अगर मैं एन जीएम इंसर्ट कर रहा हूं बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में एन जीएम हो रहे हैं, तो G1 G2 G3 G4 से लेकर Gn और B। ठीक है बेटा, ए और बी के बीच में हमारे पास कितना हो गया है, यहां पर एन जीएम इंसर्ट कर दिए हैं मैंने, तो मेरे पास यहां पर चीजें कैसे आएंगी, लेट्स। मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये कौन से नंबर का टर्म होगा, एन प्लस टूएथ टर्म होगा, एन प्लस टूएथ टर्म हो जाएगा। ठीक है जी, एन प्लस टूएथ टर्म हो गया। तो क्या मैं बी को ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटू आर की पावर एन प्लस वन, क्योंकि एन प्लस टू माइनस वन करोगे ना आप तो एन प्लस वन ही रह जाएगा बेटा। तो यहां से आर की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या आया, बी अपॉन ए आया। तो आर क्या आएगा, बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस वन। हाँ, अर्थमेटिक मीन में डी क्या था, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन था, है ना। और मैंने आपको क्या बताया कि भैया वहां का जो माइनस है वो यहाँ का डिवीजन होता है, और वहां का देखो वन अपॉन एन प्लस वन से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना इसमें, तो ये पावर में होगा, वन अपॉन एन प्लस वन विल बी इन द पावर, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो पावर में होता है, प्लस हो रहा होता है तो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनस हो रहा होता है उसका डिवीजन हो जाएगा। जीपी में यही तो हो रहा है। तो आर को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो कॉमन रेशियो है आर वो क्या होगा बेटा, बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन से निकलेगा। तो जब आर निकल गया तो फिर क्या टेंशन है, फिर तो जीवन क्या आएगा जरा बताइए, किसे जो जीवन आएगा दैट विल बी द ए आर। अच्छा G2 क्या होगा, ए आर स्क्वायर, G3 क्या होगा, ए आर क्यूब, Gn क्या होगा, ए आर की पावर n। यहाँ n माइनस वन नहीं होता, आर की पावर जो है G1 G2 G3 G5 जो भी है वही आर की पावर आ जाता है, उतना ही। ठीक है, जौन से नंबर के टर्म पे जा रहे हो। इसके बाद अगर आप G1 G2 G3 मल्टीप्लाई करते, जैसे वहां पे प्लस कर रहे थे ना आप, प्लस करने पर n टाइम्स सिंगल एम आ रहा था वहां पर, ऐसे ही अगर मैं यहां पर G1 इंटू जी टू इंटू जी थ्री इंटू जी एन कर दूंगा, अगर मैं यहां पर एन जीएम का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेट अस सी, यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए आर स्क्वायर से लेकर मल्टीप्लाई चल रहा है ए आर की पावर एन। ठीक है भाई, ये आ गया कि ओके सर यही आ रहा है, ए की पावर एन तो अलग आ गया, आर की पावर वन प्लस टू प्लस थ्री से लेकर एन आ जाएगा, तो यहाँ आ गया ए की पावर एन, आर की पावर एन एन प्लस वन डिवाइड बाय टू, एन एन प्लस वन डिवाइड बाय टू हो जाएगा। ठीक है, आर 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 क्योंकि सारे के सारे आर की पावर में जुड़ चुके हैं। ओके ओके ओके, तो अब इसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि ये क्या लिखा हुआ है, हमारे पास अंडर रूट ए बी था। अच्छा, आर की पावर ये आ गया ना, एन प्लस वन वाला पार्ट आ गया, तो बेटा ये ना, ये इसको मैं और ऐसे लिख रहा हूं, देखो ए की पावर एन, आर की पावर जो एन प्लस वन है, ध्यान से देखना,
क्या मैं पावर n बाई 2 कर दूं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। तो r की पावर n प्लस वन को आप क्या रख दोगे? दिस इज r की पावर n प्लस वन को b अपॉन a रख दोगे, तो यह आ जाएगा a की पावर n इंटू b अपॉन a, ठीक है। और ये n बाई 2 आ गया, तो जब यहाँ मतलब a की पावर n को भी सिंप्लीफाई करूंगा तो ab की पावर n बाई 2 आ जाएगा। तो ये तो रूट ab की पावर क्या आ रहा है? n आ रहा है। तो इसका मतलब ये सिंगल gm की पावर n हो जाएगा, वहां n टाइम्स हुआ था, यहां पर ये n पावर में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आई थिंक ज्योमेट्रिक मीन का खेल आपको क्लियर हो गया होगा। अब ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन दोनों के बीच का एक रिलेशन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। कि मान लो आपको am दिया हो और gm दिया हो उन दोनों नंबर का, तो टू रियल नंबर, तो वो a और b तुम कैसे निकालोगे, है ना, तुम a और b कैसे निकालोगे? तो सर am का मतलब a मतलब ये a प्लस बी बाई 2 गिवन होगा कि हाँ जी साहब, और gm का मतलब अंडर रूट ए भी गिवन होगा। मैंने कहा ओके दिस इज गिवन। तो यहां से मैं a प्लस बी को क्या ले सकता हूं? 2a, और a इंटू बी को क्या ले सकता हूं मैं? जी स्क्वायर। देखो चाहो तो मैं यहीं पे सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व कर सकता हूं? a की वैल्यू निकालूंगा 2a माइनस बी, यहां पुट कर दूंगा, तो b के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। फिर b की वैल्यू यहां डाल दूंगा, a आ जाएगा। लेकिन यार थोड़ा सा स्मार्ट वाला दिमाग लगाते हैं। दिस इज सम ऑफ रूट एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसका मतलब ये हुआ कि a और b, a एंड b आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन के रूट्स होंगे किसके? किसके? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यस और नो बताओ, क्या इस इक्वेशन के रूट्स होंगे? हाँ जी सर बिल्कुल। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, अगर आपने ए और बी लिया, ए और बी रूट लिए हैं, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म्स में ऐसा आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर मैं ये लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। तो बेटा जब भी कभी आपको क्या गिवन हो, आपको am गिवन हो, gm गिवन हो, तो आप क्या करना, इस इक्वेशन में am gm डाल देना, और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके जो वैल्यू आएंगी x की दो, वही a और b होंगे डायरेक्टली, है ना। वही एक वैल्यू a हो जाएगी, दूसरी वैल्यू b हो जाएगी। क्लियर है के बात? यस और नो एवरीवन? मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी सारे बच्चों को। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन जेई में 2015 में एम जीएम का सवाल यहाँ पे पूछा था। देखो, इफ m इज द am of two distinct real numbers and n is greater than 1, है ना, एंड अच्छा l एंड n है बेसिकली यहाँ पे। ओहो ऑप्शंस आर मिसिंग। बेसिकली l और n के बीच में उसने m दे दिया। m इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन l एंड n, एंड g1 g2 g3 आर थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन l और n, ठीक है ना, l और n के बीच में है। तो उसने बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और बेटा वो जो आंसर आएगा वो m l और n के टर्म्स में आ रहा होगा, ठीक है, वो आंसर उसके टर्म्स में आ रहा होगा। तो दिस इज वेरी सिंपल कि मैं ये बोल सकता हूं कि m जो है वो l प्लस n डिवाइड बाई 2 होगा। यस और नो, है ना। m इज द अर्थमेटिक मीन ना, कि हाँ सर अर्थमेटिक मीन है, तो हम ये ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2m इज इक्वल टू l प्लस n। ये इक्वेशन नंबर 1 को संभाल के रखते हैं। अब बेटा l और n के बीच में l g1 g2 g3 की बात की है, एंड n आपके पास ऐसे लिखा है। ये किस में है? जी में, जीपी में है। तो बेटा इसका कॉमन रेशियो क्या होगा जरा बताइए, कि सर कॉमन रेशियो विल बी, है ना, कॉमन रेशियो क्या होने वाला है यहाँ पर? लेट्स सी। कॉमन रेशियो आर विल बी एन बी अपॉन ए होता है, एन अपॉन एल आ जाएगा, बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1, तो 1 अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन 4 आ जाएगा। तो एन अपॉन एल, ये आर की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास G1 क्या आएगा? L इंटू आर, ये आ जाएगा, और आर की वैल्यू आप यहां पे पुट कर देंगे, तो L इंटू एन की पावर 1/4 अपॉन L की पावर 1/4। G2 क्या आ जाएगा?
L इंटू आर स्क्वायर आएगा तो L इंटू आर स्क्वायर मतलब 2/4 अपॉन L की पावर 2/4 एंड G3 क्या आ जाएगा एल आर क्यूब आ जाएगा बेटा। तो ये L इंटू एन की पावर 3/4 अपॉन L की पावर 3/4 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये G1 G2 G3 आ चुके हैं आपके पास और ये वैल्यूज उठा के आप यहां पे डाल देना और उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप L प्लस एन का जो पेयर बन रहा होगा उस पेयर की जगह पर 2m यूज कर लेना, तो L M और N के बीच में कुछ रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था, एक तो जस्ट लाइक ऑप्शंस दे रखे थे L M N में, तो ये सवाल हमारा AM GM तक था। ठीक है, चलिए भाई इतना ही हम रखते हैं आज। आज हमने पूरा जीपी कवर कर लिया एंड जीएम भी कवर कर लिया। एएम का रिलेशन थोड़ा सा रह रहा है बट नॉर्मल वाला रिलेशन हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में जो भी स्पेशल सीरीज हैं हम उन्हें कवर कर लेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।